नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही गंभीर विषय पे आपसे दो बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, आप जान रहे होंगे कि हमारे देश ने अभी बहुत ही बड़े महापुरुष को, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री को खोया है। ये वो शख्स है जो देश की डूबती हुई नैया को पार लगाने में सबसे बड़ा योगदान निभाया, डूबने से बचाया। तो दोस्तों, आप जान चुके होंगे हम किसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के, ना ही देश के वरन पूरे विश्व के बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री, बहुत ही अच्छे वक्ता, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को देश के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपना जीवन यापन किसी तरीके से कर रही होती है। उस फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। किसे पता था आने वाले समय में यह बच्चा देश को डूबने से बचाएगा। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी ने सन 1948 में अपने देश के पंजाब प्रांत के पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में BA और MA की डिग्री ली, बैचलर और मास्टर की डिग्री ली। यहां से डिग्री लेने के बाद वो सीधे लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। लेकिन इनकी पढ़ाई में ललक इतनी ज्यादा थी कि इनकी यात्रा यहीं पर रुकती नहीं है। वो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां से भी फर्स्ट डिवीजन PhD DPhil की डिग्री लेकर आते हैं। उसके बाद भारत चले आते हैं। मनमोहन सिंह भारत आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर कुछ समय टीचिंग करते हैं। उसके बाद सन 1972 में वो चीफ सेक्रेटरी, इकोनॉमिक चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। 1972 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं। उस गांधी अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से जनता पार्टी फिर से सत्ता से बाहर हो जाती है। देश में इकोनॉमिक क्राइसिस उस समय चल रहे होते हैं। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस से देश गुजर रहा होता है, उसी दौरान देश में चुनाव चल रहा होता है, चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। देश की कंडीशन इतनी बुरी होती है कि सिर्फ बताया जाता है कि सिर्फ 3 हफ्ते तक देश को चलाने तक के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज देश के पास बचा होता है। देश को इस क्राइसिस से निकालने के विषय में कोई नहीं सोच पाता। उसी दौरान सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद PV नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं सन 1991 में। जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर, सेक्रेटरी एडवाइजर को बुलाकर पूछते हैं कि क्या सच में देश की कंडीशन, देश की जो हालात है सच में बहुत बदतर है। तो वो बताते हैं कि सर, देश के हालात जितना आप सुन रहे हैं उससे भी ज्यादा बदतर है। देश कब बैंकरप्ट हो जाए, कब दिवालिया घोषित हो जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। फिर वो रिसर्च करते हैं और सोचते हैं कि आखिर में किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, जो हमारी इस आर्थिक मंदी को, देश में चल रही इतनी बड़ी आर्थिक मंदी से हमें उबार कर बाहर निकाल सके। दोस्तों, ये सब कंडीशन इसलिए आता है हमारे देश में क्योंकि अभी हमारा देश आजाद होता है। देश में जो भी लीडर आते हैं वो विदेशी कंपनियों को स्टेबल करने से बहुत डर रहे होते हैं, क्योंकि विदेशी कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे वो देश में रूल करना शुरू कर देती है। तो इस डर से विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आती। जब विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आती तो भारत में व्यवसाय की कमी होती है, भारत में विदेशी मुद्राओं की कमी होती है, भारत में फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती है, जिसकी वजह से देश की कंडीशन धीरे धीरे बहुत खराब हो जाती है। ये सब चलता ही रहा होता है। तभी रूस एक यूनाइटेड देश होता है। जितनी भी देश उससे यूनाइटेड होते हैं वो अपने आप को इंडिविजुअल कंट्री घोषित कर देते हैं। तो रसिया ऑलरेडी कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि रसिया से हमारे अच्छे संबंध होते हैं, रसिया भी कमजोर हो गया। उधर गल्फ कंट्री में वॉर चलने लग रहा होता है सन 1989 में। जब गल्फ कंट्री में आपस में वॉर चलने लगता है तो वहां से जो ऑयल आनी होती है, जो ऑयल देश में आता है, उसके भी दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, बहुत कम आ पाता है। इतनी बुरी स्थिति होती है कि देश में ऑयल कैसे खरीदा जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए, देश में खाने की कमी तक होने की स्थिति आ जाती है। इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि जो आने वाला PV नरसिम्हा राव की जो सरकार होती है वो बहुत ही चिंता में होती है कि क्या करें, कैसे इस देश को इस आर्थिक मंदी से कैसे बाहर निकालें। तो ये सारी पृष्ठभूमि होती है जिसकी वजह से देश की इतनी बुरी हालत होती है। क्योंकि जब देश आजाद होता है तब तो स्थिति फिर भी ठीक होती है, लेकिन सन 1989-90 आते आते देश की स्थिति बहुत ही ज्यादा खस्ता हो जाती है। नरसिम्हा राव की सरकार बनने के बाद नरसिम्हा राव एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर की तलाश कर रहे होते हैं। तब उन्हें मनमोहन सिंह उन्हें दिखाई देते हैं, जो कि उस समय इकलौते ऐसे इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा डिग्री होती है, सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वो बहुत से ऐसे कार्य कर चुके होते हैं जिनकी वजह से उन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट PV नरसिम्हा राव को बनता है।
वो उन्हें बुलाते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं इस देश की, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक मंदी चल रही है, इस क्राइसिस से हमें किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे हमें यहाँ से बाहर निकालिए, इसके लिए हम आपको फ्री हैंड देते हैं। लेकिन बात ये निकल कर आती है, बात ये पता चलती है कि वहाँ पर नरसिम्हा राव उनसे कहते हैं कि देखिए, अगर हम इस मिशन में सक्सेस रहे तो क्रेडिट 50-50 हम दोनों लोग मिलकर लेंगे, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो फेलियर की पूरी क्रेडिट आपके मत्थे पर आएगी और हमें आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकालना पड़ेगा। हालांकि मनमोहन सिंह जी का मानना यह होता है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर इस शर्त पे नहीं बना हूं कि मुझे पॉलिटिक्स करना है, मुझे पॉलिटिक्स में आगे जाना है, इसलिए आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए ताकि मैं इस विषम परिस्थिति को, जो देश में चल रही है विषम परिस्थिति, इस परिस्थिति से मैं देश को बाहर निकाल सकूं, कुछ ऐसी योजनाएं बना सकूं जिससे देश इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल सके। सन 1999 डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर चुने जाते हैं और उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सबसे पहले एक कार्य करते हैं कि वो देश के रुपए की कीमत को 20% घटा देते हैं। मनमोहन सिंह जी ने दूसरा सबसे बड़ा कार्य यह किया कि देश के 47 टन सोने को विदेश में ले जाकर गिरवी रख दिया, जिससे कि देश की स्थिति को कुछ दिनों तक संभाली जा सके। इसलिए वो विदेशों में ले जाकर अपने सोने को गिरवी रखा उन्होंने। अब सोचिए, देश में इतनी बड़ी बात को इतने साइलेंट तरीके से किया गया ताकि किसी को पता ना चले। रिजर्व बैंक के आसपास वैन घूम रहे होते हैं, ढेर सारी वैन रहते हैं और धीरे धीरे बहुत से लोग वहां पे जमा होते हैं, बहुत से अधिकारी होते हैं। इस बात को आगे तक पहुंचने नहीं दिया जाता, मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा सोने को विदेश में गिरवी रखा जाना था। यह बात अगर देश में फैलती, सोचिए ऐसा देश जहां पर सोने को गिरवी रखना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, अपने सम्मान की बात मानी जाती है, लोगों का सोने से बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो आप सोचिए उतने ज्यादा सोने को विदेश में ले जाकर गिरवी रखना देश में कितनी बड़ी तूफान ला सकती थी। इसलिए साइलेंट तरीके से सोने को ले जाकर एयरलिफ्ट करके विदेश में ले जाया जाता है और वहां से कुछ पैसे लाकर देश को किसी तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास किया जाता है। इतना सब होता है, उसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में जाते हैं और आज तक का देश का सबसे बड़ा बजट पेश करते हैं। बजट पेश करते ही सबसे बड़ा काम यह करते हैं कि विदेशी कंपनियों को देश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने का खुला मार्केट ओपन कर देते हैं। मार्केट को ओपन कर दिया जाता है जिससे विदेशी कंपनियां देश में आती हैं और बहुत सी व्यवसाय के जरिया देश में शुरू हो जाता है। यह देश के लिए बहुत ही बड़ा कदम होता है। और दूसरा सबसे बड़ा कार्य यह करते हैं कि जो लाइसेंस ईरा चल रहा होता है उसे खत्म करते हैं। इससे फायदा यह होता है कि सिर्फ एम्बेसडर जैसी गाड़ियां नहीं, देश में बहुत सी मारुति, फोर्ड, बहुत सी कंपनियां भारत में आती हैं और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाती हैं और देश में फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। धीरे धीरे विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर से विदेशों में जो सोना गिरवी रखा जाता है वहां से सोना लाया जाता है। धीरे धीरे देश फिर से पटरी पर आता है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो आज हम आसानी से फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत से चैनल देख रहे हैं, बहुत सी अलग अलग कंपनियों के शूज पहन रहे हैं, अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से संभव हो पाई। वो है लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने विदेशी कंपनियों को अवसर दिया, मौका दिया, जो देश में आए और देश में बहुत सी व्यवसाय की व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ी और इतनी सारी कंपनियों का रास्ता हमारे पास खुला, महंगाई कम हुई और धीरे धीरे देश की विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई और धीरे धीरे करते करते हमारा भारत देश का तीसरा सबसे तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमिक बन चुका था। अब आप सोचिए दोस्तों, जहां एक तरफ बैंक करप्ट होने वाला देश और एक व्यक्ति के आने की वजह से वही देश तीसरा सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनकर सामने आए, ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक महान पुरुष से कम इनको नहीं कहा जा सकता। देश को बैंक करप्ट होने से इन्होंने बचाया। इनका यात्रा ऐसे ही चलता है। उसके बाद सन 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने बहुत से बड़े बड़े फैसले लिए, जिन्होंने अपने ही खिलाफ कानून बनाया। RTI
सूचना का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लेने का अधिकार, मनरेगा, ऐसी तमाम बहुत बड़ी बड़ी फैसले इस सरकार ने लिया। अब आप सोचिए, जब आरटीआई आया उसके बाद बहुत से बड़े बड़े घोटाले सामने आए। यहां तो सरकारें आरटीआई को, सूचना के अधिकार को ही बंद करने का प्रयास कर रही हैं, सूचनाएं ही बाहर नहीं आने दे रही हैं, सूचनाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ही खिलाफ लोगों को न्योता दिया कि सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आप देश के नागरिक हैं, आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपने वोट दिया है, इसलिए आपको राइट है ये जानने का कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, हमारे देश में डेवलपमेंट कैसा है। तो इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए। दोस्तों, आपसे मैं बता दूं कि शिक्षा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा ही लाया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा फैसला माना जाता है, क्योंकि हमारे देश की नींव एजुकेशन से ही चलती है। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो देश में, अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। सबसे पहली जरूरत होती है एजुकेशन। तो दोस्तों, एजुकेशन हासिल करने का राइट गवर्नमेंट ने दिया। तीसरी चीज मनरेगा, जो कि बहुत ही बड़ा फैसला, एक वेजेस सेट कर दिया गया कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भी रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए एक मनरेगा जैसी स्कीम की शुरुआत इसी गवर्नमेंट ने की थी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बहुत आलोचना की थी, लेकिन उसे खत्म नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा स्कीम था, लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। वो ये कहकर इसको कहते थे कि ये एक ऐसा स्कीम है जिन्हें हमें बंद नहीं करना है, तो ये निगेटिव वे में इसे ले जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए पॉजिटिव था। दोस्तों, आप ये सोचिए कि विपक्ष किस तरीके से सवाल उठाते हैं कि देश का एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, देश का ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कभी बोलता ही नहीं है। दोस्तों, देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो सवाल ये उठाते हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग खुद कहते हैं कि वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कभी बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, उनकी बागडोर दूसरे के हाथों में थी, दूसरा कोई सरकार चलाता था। उसके बावजूद उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, खुले मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा जिसे दुनिया में सबसे अच्छा वक्ता माना जाता है, बहुत ही अच्छा हाजिर जवाब इंसान माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनसे अच्छा कोई वक्ता ही नहीं है, वो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। तो ये सवाल ही कहीं ना कहीं निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद खुले मंच पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो और अपने ऊपर आते हुए सवालों का जवाब सीना चौड़ा करके दिया हो, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत हमारे देश को थी। और एक छोटे से गांव से निकलकर देश को डूबने से बचाने वाले व्यक्ति को हमारा सशक्त नमन है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश इतने बड़े महान अर्थशास्त्री, महान व्यक्ति को कभी नहीं भूलेगा। कि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे या ना रखे, इतिहास हमारे प्रति बहुत ही ईमानदार रहेगा। इस बात का उन्होंने आखिरी स्पीच दिया था, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, तो ये बात कही थी कि कोई भी सवाल कोई करे, कुछ भी कहे, लेकिन इतिहास मेरे प्रति बहुत ही ईमानदार रहेगा, बहुत ही ऑनेस्ट रहेगा। इस बात का उन्हें विश्वास था और ये बात बिल्कुल नील का पत्थर साबित हुआ। सच में इतिहास उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। ये वही प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी क्राइसिस अपने दौरान झेले, लेकिन उसके बाद भी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी को सेट किया अपने देश में। और आज भी जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है, उनके ही बनाए हुए स्कीम के थ्रू आगे बढ़ रही है और चल रही है। कोई भी इस स्कीम को अनदेखा नहीं कर सकता। आज भी विदेशी कंपनियों का स्टेबलाइजेशन चल रहा है, विदेशी कंपनी आज भी आ रही हैं, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, तो इसको तो आप बंद ही नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी राइट ऑफ एजुकेशन, इसके प्रति कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो मैं फिर से हाथ जोड़कर नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतने बड़े महान पुरुष को अपने शुभ चरणों में शरण दे। जय हिंद, नमस्कार।